नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले हमने वीडियो में हिमालयी नदी तंत्र को ख़त्म किया है। पिछला वीडियो हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर डाला था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपसे प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बारे में, यानी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनकी नदी प्रणाली के बारे में बात आपसे करेंगे, यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। यहाँ पे रिवर दोस्तों RIVER होगा, ठीक है। तो इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, यानी कि ऐसी नदियाँ जिनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में है। और दूसरा है आपकी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, ठीक है। दोस्तों, इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाया गया है दक्षिण भारत की रिवर सिस्टम के बारे में। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है और ये आपका पश्चिम में अरब सागर है। तो यानी कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं और कुछ आपकी नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, ठीक है। तो इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली या पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब है, अगर इस चित्र में हम देखें तो नॉर्थ तो आपका ये हो गया, यानी उत्तर से दक्षिण इनका क्रम इस प्रकार होगा। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। दोस्तों, इनका क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले उत्तर में दामोदर, उसके दक्षिण में स्वर्णरेखा, उसके दक्षिण में वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ये क्रम भी आपसे लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। दोस्तों, इस चित्र में इन नदियों का क्रम दिखाया गया है। पहले आपकी हुगली नदी है, ये तो आपको पता है कि गंगा की एक शाखा है, ठीक है। इसके बाद है ये दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ये इनका क्रम है और ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, यानी मुहाना इनका कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। तो चलिए अब हम एक एक नदी के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। सबसे पहले है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य में अपनी भ्रंश गाठी में प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। यानी दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। और हुगली नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जल ना गिराकर हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस चित्र में दोस्तों दामोदर नदी के बेसिन को दिखाया गया है, ठीक है। ये आपकी हुगली नदी है, ठीक है। ये आपकी दामोदर नदी है जो कि आपकी मिल रही है हुगली नदी से, ठीक है। तो इस चित्र में आपको दिखाया गया है। ये आपका धनबाद है और ये है आपका वर्धमान। ये सब इसी के बेसिन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। दोस्तों, झारखंड में जो दामोदर नदी है इसे देवनद के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात है, यानी इसमें बाढ़ बहुत आती है। इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक
कहा जाता है। जैसे हमने आपको दोस्तों बताया था कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। वैसे ही आपका बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी पलामू ज़िले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है, जहां रानीगंज, आसनसोल के औद्योगिक क्षेत्र से होती हुई बाकुंडा जिले की सीमा रेखा बन जाती है। ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और बता दें आपको कि भारत में 3 नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बैठती हैं। एक है आपकी नर्मदा नदी, इसके बाद है आपकी ताप्ती नदी, और इसके बाद है आपकी दामोदर नदी। तो इन तीनों नदियों को आपको याद रखना है, तीनों भ्रंश घाटी से होकर के ही बहती हैं। इसके बाद अगली नदी है आपकी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलकर 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है और ओडिशा तट पर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। तो अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे कि जो झारखंड की राजधानी है रांची वो किस नदी के किनारे है, तो वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ स्वर्णरेखा नदी में ही गिराया जाता है। यानी औद्योगिक इकाइयों से जो आपका अवशिष्ट निकलता है, यानी जो बचा हुआ पदार्थ है, वो स्वर्णरेखा नदी पर ही गिराया जाता है, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी बहुत प्रदूषित हो चुकी है। प्रदूषण के कारण इस नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते। जलीय जंतु जैसे आपका मछली है, कछुआ है, या विभिन्न प्रकार के जल में जो जीव हैं वो नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये प्रदूषित हो चुकी है, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहते हैं। झारखंड का एक प्रमुख शहर जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। यानी रांची भी स्वर्णरेखा नदी के तट पर है और जमशेदपुर भी स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही स्थित है। दोस्तों, जमशेदपुर एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर 1907 में पहली बार लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था। ठीक है। और किसके द्वारा? तो जमशेद जी टाटा द्वारा। जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया था, इसीलिए उनका नाम, इस शहर का नाम जमशेदपुर ही है। इसके बाद है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि क्योंझर पठार कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है और उड़ीसा तट पर अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। यह नदी ब्राह्मणी नदी के साथ मिलकर बालेश्वर जिले में धामरा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी ओडिशा का सबसे पवित्र नदी है। जैसे कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी पवित्र नदी गंगा है, वैसे ही उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी यही आपकी वैतरणी ही है। इसके बाद है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी रांची के समीप से निकलती है और ओडिशा तट पर अपना मुहाना बनाती है। छोटा नागपुर पठार से 3 नदियाँ दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी निकलती हैं। ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना है कि छोटा नागपुर पठार से कितनी नदियाँ निकलती हैं? 3, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। ठीक है। जबकि वैतरणी नदी छोटा नागपुर पठार से ना निकलकर क्योंझर पठार से निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र में दोस्तों ब्राह्मणी नदी के रास्ते को दिखाया गया है। ब्राह्मणी नदी यहाँ छोटा नागपुर पठार से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अंततः वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद है आपकी महानदी। दोस्तों, महानदी छत्तीसगढ़ के डंडगा रंड पठार से निकलती है।
इन दोस्तों पठारों को आपको याद रखना है, किस राज्य में है ये भी याद रखना है आपको। तो दंडकारण्य पठार कहाँ पर है, वो छत्तीसगढ़ में है। तो यहीं से आपकी महानदी निकलती है और ओडिशा के कटक शहर के पास अपना डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं और छत्तीसगढ़ बेसिन धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, धान उत्पादन के लिए। इसलिए छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र में दोस्तों महानदी के प्रवाह मार्ग को दिखाया गया है। ठीक है, महानदी आपकी यहाँ से निकलती है और पहले उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और दक्षिण की ओर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो ये आपकी शिवनाथ नदी है, हसदो नदी है, मंद नदी है, इब नदी है। ठीक है, ओंग नदी, तेल नदी। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा आपकी पैरी नदी, शोंडूर नदी, शुखा नदी, कोडर नदी, बालमेधी नदी, जोंक नदी, ये सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका महानदी पर ही बनाया गया है। और किस राज्य में है, तो ये ओडिशा राज्य में। ये आपसे काफ़ी पूछा जाता है, तो ये आप याद रखना, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर ही है। इस चित्र में भी आपको महानदी को ही दिखाया गया है। ठीक है, महानदी आपकी दंडकारण्य पठार से निकलते हुए और ये पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कटक के पास ओडिशा में डेल्टा बनाती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, कुछ शहर हैं जैसे कि धमतरी, रायपुर, संभलपुर, कटक, ये सभी आपके कहाँ पर हैं, ओडिशा नदी के किनारे ही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, चूँकि ये दूसरी लंबी नदी है तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिण की गंगा, देखो शब्दों में आपको डिफरेंस याद रखना है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को तो दक्षिणी गंगा कहते हैं, लेकिन दक्षिण की गंगा नहीं कहते। तो दक्षिणी गंगा गोदावरी है, तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर स्थित नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। तो इन सहायक नदियों को भी याद रखना है आपको। ठीक है, कौन कौन सी हैं? प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा
इनमें से सभी नदियाँ उत्तर की ओर से प्रवाहित होती हैं, यानी कि जैसे गोदावरी ऐसे प्रवाहित हो रही है तो ये उत्तर की ओर इस भाग में प्रवाहित होती हैं, जबकि मंजीरा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर गोदावरी नदी में मिलती है। ठीक है, यानी अगर ये गोदावरी है तो मंजीरा केवल दक्षिण से आकर के मिलती है, बाकी सभी आपकी उत्तर से आकर के ही मिलती हैं। वेनगंगा नदी गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, वैसे गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी वेनगंगा है। इंद्रावती नदी ओडिशा के बस्तर पठार से निकलकर, अब दोस्तों जो उड़ीसा है उसमें दो पठार हो गए आपके, एक क्योंझर का पठार भी उड़ीसा में है और ये आपका बस्तर का पठार भी उड़ीसा में है, से निकलकर छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रवाहित होते हुए पूर्व की ओर से तेलंगाना राज्यों में गोदावरी नदी से जाकर के मिल जाती है। दोस्तों इस चित्र में आपको गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को दिखाया गया है। ये आपका महाराष्ट्र है, इस यहाँ से आपकी नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलकर ये पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जल अपना गिराती है। ठीक है, और भी आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। पहाड़ों को आप देख सकते हैं, ये आपका बीजापुर पठार है, वो सॉरी पहाड़ी है। बैलाडीला पर्वत है, डोंगरी क्षेत्र, अंतगढ़, ये मुंगेर पर्वत है आपका, नंदपुर पर्वत है। ठीक है, तो ये भी आपको दिखाया गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपकी कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो अगर कोई पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी है, और दूसरे नंबर पर आपकी कृष्णा है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी भी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकल रही थी। कृष्णा महाराष्ट्र में ही पश्चिमी घाट से ही महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। गोदावरी 3 राज्यों से बह रही थी और कृष्णा 4 राज्यों से। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी तथा गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल गए हैं। आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का डेल्टा के मध्य कोलेरू झील स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोलेरू झील किस राज्य में है तो आंध्र प्रदेश में है, और किस नदी के बीच में है तो कृष्णा और गोदावरी के। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कुछ इस प्रकार हैं, जैसे तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। ये सभी सहायक नदियाँ आपकी कृष्णा की हैं। दोस्तों वेनगंगा आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन जो आपकी दूधगंगा और पंचगंगा हैं ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट पर्वत से 2 धाराओं तुंगा और भद्रा के रूप में निकलती है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे गोदावरी की वेनगंगा सबसे लंबी सहायक नदी थी, वैसे कृष्णा की तुंगभद्रा है, जो दक्षिण से प्रवाहित होते हुए आती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बदल गया है आपका, क्योंकि 2014 में तेलंगाना एक राज्य बना दिया गया था। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी अब हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी के किनारे, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है।
कृष्णा के प्रवाह मार्ग को यहाँ पर दिखाया गया है। कृष्णा नदी आपकी देख सकते हैं कि महाबलेश्वर श्रृंखला से निकलती है, जो कि सतारा महाराष्ट्र में है और इसकी ऊंचाई है 1337 मीटर। यहाँ से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और इससे पहले वो डेल्टा का निर्माण भी करती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे भीमा नदी, इसकी जो लंबाई है 861 किलोमीटर है। ये आपकी एरला नदी है, ये आपकी कोयना नदी है। कोयना बांध दोस्तों कोयना नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है। ये आपकी वरना नदी है, ठीक है। ये आपकी घाट प्रभा है, ये आपकी माल प्रभा है। तुंगभद्रा नदी 531 किलोमीटर इसकी लंबाई है और तुंगभद्रा बांध भी तुंगभद्रा नदी पर ही है। ये डिंडी नदी है आपकी, ये आपकी मूसी नदी है और यहाँ पर हैदराबाद है जो कि मूसी नदी के किनारे है और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ये आपकी पलेरू नदी है, मुनेरू नदी, ठीक है। और दोस्तों जो आपका नागार्जुन सागर बांध है वो आपकी कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा जो श्रीशैलम बांध है ये भी आपकी कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है। तो इन बांधों को भी याद रखना है कि कौन सा बांध किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो नागार्जुन सागर और श्रीशैलम कृष्णा नदी पर हैं, तुंगभद्रा बांध तुंगरा नदी पर है, कोयना बांध कोयना नदी पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये पंचगंगा आपकी इसकी सहायक नदी है। अब पंचगंगा है तो कौन कौन सी 5 नदियां हैं ये, तो कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी और सरस्वती, ये 5 नदियां मिलती हैं तो ये पंचगंगा बनती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है आपकी दोस्तों अगली नदी है वो है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कृष्णा नदी और कावेरी नदी के मध्य में प्रवाहित होती है। पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। पेन्नार नदी कर्नाटक में कोलार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। पेन्नार नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। इसका जल संभर क्षेत्र यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 55,213 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पेन्नार नदी को उत्तरा पिनाकिनी भी कहा जाता है। पेन्नार नदी के बेसिन में लाल मिट्टी, काली मिट्टी और रेतीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। पेन्नार नदी के बेसिन में शुष्क उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। पेन्नार नदी बेसिन में अधिकांश बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दोस्तों जब हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे तो आप मानसून की बात करेंगे हम। पेन्नार नदी बेसिन में सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून से थोड़ी बारिश होती है। यानी जब भारत के जलवायु और यानी कि मानसून के बारे में बात करेंगे तब आपसे दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में चर्चा करेंगे। पेन्नार नदी बेसिन में तटीय क्षेत्र में मानसून के बाद के चक्रवाती तूफान से अतिरिक्त बारिश भी होती है। इसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत के पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों आपको गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के जो उद्गम स्थल हैं उनको याद रखना है। गोदावरी आपका कौन सा था, तो नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से। कृष्णा आपका था महाबलेश्वर चोटी से और कावेरी है आपकी पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा 2 राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों हमने जो कमेंट बॉक्स में आपसे कहा था वो यहीं पे आंसर मिल गया आपका। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, लेकिन दक्षिणी गंगा आपकी गोदावरी है। कावेरी नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कावेरी नदी घाटी को दक्षिण भारत के धान का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। और संपूर्ण भारत का धान का कटोरा कौन है,
तो वो आपका है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है आपका, ठीक है। और वो कौन सी बेसिन है, तो महानदी बेसिन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं जैसे शिमशा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोक पावनी। ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, जहाँ दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, मौसमी का मतलब है कि इन नदियों में जो केवल दक्षिण पश्चिम मानसून काल में ही जल की मात्रा बनी रहती है, यानी जब मानसून आता है, बारिश होती है, तो दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों में क्या होता है, बारिश का जल एकत्रित होता है और प्रवाहित होता है। वहीं जो कावेरी एकमात्र नदी है, ऐसी नदी है जिसमें जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है, यानी कावेरी नदी 12 मासी है, ठीक है, बनी रहती है। कावेरी नदी वर्षा वाहिनी है क्योंकि कावेरी नदी के जल स्रोत 2 हैं। कौन कौन से? एक तो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी मिलता है इसे, और निचले जल ग्रहण क्षेत्र में अर्थात कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से इसे पानी मिलता है, ठीक है। तो संपूर्ण दक्षिण भारत में शीतकाल में पूर्वी घाट के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि शीत ऋतु में भारत के किस तट पर वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट पर, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में होने वाली वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से उठकर आता है, इसलिए इसमें नमी की पर्याप्त मात्रा रहती है। उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी मानसून किसी अन्य राज्य से नहीं टकराता, किंतु कोरोमंडल तट से टकराकर पर्याप्त वर्षा करता है। यहाँ पे कावेरी नदी के प्रवाह को दिखाया गया है। यहाँ से निकलती है आपकी, यानी पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे लक्ष्मण तीर्थ नदी 180 किलोमीटर लंबाई, हरंगा नदी, हेमवती नदी, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम आपका कावेरी नदी के किनारे है, मैसूर भी आपका कावेरी नदी के किनारे है। यहाँ पे एक बांध दिखाया गया है कृष्णराज बांध, ये आपकी कावेरी नदी पर ही है। ये कवानी नदी है, सुवर्णा नदी है, नोयल नदी, ये आपकी अमरावती नदी है, ठीक है, शिमशा नदी, अर्कावती, चौराई नदी, कोल्डीडम नदी, ये आपको दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैतूर बांध ये भी आपकी कावेरी नदी पर है, यानी कृष्णराज बांध और मैतूर बांध आपके दोनों कावेरी नदी पर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारा चुक्की झरना भी कावेरी नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ये भी आपकी कावेरी नदी के किनारे ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है वैगई नदी। वैगई नदी तमिलनाडु के वरुशुनाद पहाड़ी से निकलती है। तो वरुशुनाद पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में, और यहीं से आपकी वैगई नदी निकलती है। मदुरै एक प्राचीन शहर, जैसे कि वाराणसी हमारा एक प्राचीन शहर है, वैसे मदुरै भी एक प्राचीन शहर है और ये वैगई नदी के तट पर ही स्थित है। वैगई नदी रामेश्वरम के पास पाक जलडमरू मध्य में अपना मुहाना बनाती है। वैगई नदी तमिलनाडु के तेनी, डिंडीगुल और मदुरै शहरों के किनारे बहती है। यह नदी पांड्य साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी मदुरै से होकर बहती है।
तो मदुरै किसकी राजधानी थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। वैगई नदी संगम साहित्य में उल्लेखित है। वैगई नदी तमिलनाडु के 5 जिलों में पेयजल की ज़रूरत को पूरा करती है। वैगई नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि वैगई नदी 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई करती है। वैगई नदी पर वैगई बांध बनाया गया है। वैगई नदी वट्टापराई जलप्रपात है। तो वट्टापराई जलप्रपात किस नदी पर है? वैगई नदी पर। इसके बाद है ताम्रपर्णी नदी। कार्डमम पहाड़ी में स्थित अगस्तमलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगस्तमलाई चोटी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने बात की आपसे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, इसके बाद गोदावरी, कृष्णा नदी, इसके बाद पेन्नार नदी, कावेरी नदी और वैगई नदी तथा ताम्रपाणी नदियों के बारे में हमने चर्चा की आपसे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अरब सागर में गिरने वाली नदियों वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।